लक्ष्मणपुर शहर की धड़कन अगर कोई थी तो वह था विक्रम चौराहा। शहर के कोने में बसा यह चौराहा दिन भर धूल, धुएं और गाड़ियों के शोर में डूबा रहता था। यहीं से पूरे शहर के लिए अनाज, सब्जी और बाकी जरूरी सामान से भरे ट्रक गुजरते थे। कहते थे कि विक्रम चौराहा अगर एक दिन के लिए रुक जाए तो लक्ष्मणपुर के आधे घरों में चूल्हा न जल पाए। लेकिन इस चौराहे की एक और पहचान थी जो हर ट्रक वाले, हर ऑटो वाले की जुबान पर थी। पर दिल के अंदर दबी हुई यह पहचान थी वसूली की। विक्रम चौराहा और उससे जुड़ने वाले हर नाके पर पुलिस की तैनाती थी। कागजों में यह तैनाती ट्रैफिक कंट्रोल और अपराध रोकने के लिए थी, लेकिन हकीकत में यह एक खुली लूट का अड्डा था। हर गाड़ी, चाहे वह ट्रक हो, टेम्पो हो या फिर कोई छोटा मोटा ऑटो हो, उसे यहां से गुजरने की कीमत चुकानी पड़ती थी। सिस्टम बड़ा सीधा था। एक हवलदार हाथ में डंडा लिए ट्रक के सामने आता। ड्राइवर चुपचाप खिड़की से एक नोट बाहर निकालता। हवलदार नोट जेब में रखता और डंडे से जाने का इशारा कर देता। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं। इसे खर्चा पानी, चाय पानी या कभी कभी प्यार से शर्मा जी का हफ्ता कहा जाता था। शर्मा जी उस इलाके के थानेदार थे जिनका पेट शायद ही कभी भरता था। रकम छोटी नहीं थी। एक एक ट्रक से 50 से 150 और दिन भर में सैकड़ों गाड़ियां। हिसाब लगाया जाए तो रोज हजारों की अवैध कमाई सीधे पुलिस की जेब में जा रही थी। ये पैसा नीचे से ऊपर तक, कांस्टेबल से लेकर बड़े साहबों तक एक तय सिस्टम से बंटता था। जनता सब देख रही थी। सब्जी वाले, चाय वाले और वहां से गुजरने वाले आम लोग, सबकी आंखों में एक बेबसी थी। डर ऐसा था कि कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि पुलिस से पंगा लेने का मतलब है अपनी रोजी रोटी पर लात मारना। कई बार किसी नए ड्राइवर ने सवाल करने की कोशिश की तो उसे ऐसा सबक सिखाया गया कि बाकी लोगों की हिम्मत भी टूट गई। थाने में बंद करके पीटना, गाड़ी के कागजात फाड़ देना या झूठे केस में फंसा देना, यह सब आम बात थी। लक्ष्मणपुर में इंसाफ एक मजाक बनकर रह गया था और इस मजाक के सबसे बड़े किरदार वह थे जिनके कंधों पर इंसाफ की जिम्मेदारी थी। शहर सोता था, जागता था, लेकिन विक्रम चौराहा पर वसूली का यह घिनौना खेल 24 घंटे चलता रहता था। एक दिन लक्ष्मणपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में एक नई जीप आकर रुकी। उससे एक महिला अधिकारी उतरी। सीधी सपाट वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे, आंखों में एक ऐसी तेजी जो सामने वाले का दिल दहला दे, और चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं। वो थी आईपीएस वीणा साहनी। वीणा का नाम पुलिस डिपार्टमेंट में नया नहीं था। उनकी पिछली पोस्टिंग में उन्होंने जुआ माफिया की कमर तोड़ दी थी और उससे पहले एक बड़े नेता के बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उनके काम करने का तरीका सीधा था। न वह किसी से डरती थीं, न किसी के आगे झुकती थीं। जहां भी जाती, अपराधियों के लिए खौफ और ईमानदार लोगों के लिए उम्मीद लेकर आती। लक्ष्मणपुर में उनकी पोस्टिंग की खबर ने ही कई बड़े अफसरों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें पता था कि यह वह अधिकारी नहीं है जो चुपचाप बैठकर सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। वीणा ने चार्ज लेने के पहले हफ्ते में कुछ नहीं किया। वह बस अपनी जीप में बैठकर शहर का चक्कर लगाती, खासकर विक्रम चौराहे के आसपास। वह दूर से देखती कि कैसे ट्रैफिक के नाम पर ट्रकों को रोका जाता है, कैसे ड्राइवर चुपचाप पैसे देता है और कैसे पुलिस वाला बेशर्मी से अपनी जेब भरता है। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, एक खुली किताब की तरह। लेकिन वह जानती थीं कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। सबूत चाहिए, ठोस सबूत। और सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इस खेल में खिलाड़ी भी वहीं थे और अंपायर भी वहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के अपने ही लोग इस घिनौने धंधे में शामिल थे। जो कुछ ईमानदार अफसर और सिपाही बचे भी थे, वह इतने डरे हुए थे कि मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। वीणा ने अपने ऑफिस में बैठकर कई रातें गुजार दीं। वह सोचती थी, इन पर हाथ कैसे डालूं? अगर मैंने सीधे एक्शन लिया तो यह लोग सबूत मिटा देंगे। गवाह कोई मिलेगा नहीं और ऊपर बैठे इनके आका मुझे किसी झूठे केस में फंसाकर ट्रांसफर करवा देंगे। यह दुविधा उन्हें खाए जा रही थी। एक तरफ उनके उसूल थे और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो जड़ों तक सड़ चुका था। उन्हें पता था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्हें खुद इस गंदे तालाब में उतरना होगा ताकि वह सबसे बड़ी मछली को पकड़ सकें।
एक सुबह वीणा ने फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी वर्दी अलमारी में टांग दी और एक पुरानी साधारण सी सलवार कमीज निकाली। सिर पर एक लंबा सा दुपट्टा ओढ़ा जिससे उनका चेहरा आधा छिप जाए। हाथ में एक कपड़े का थैला लिया जिसमें कुछ सब्जियां रखीं और उसके नीचे छुपा दिया एक छोटा सा मोबाइल जिसका कैमरा चालू था। वो अब आईपीएस वीणा साहनी नहीं थीं। वो एक आम औरत थी जो शायद बाजार से घर लौट रही थी। वो एक ऑटो में बैठी और विक्रम चौराहे से थोड़ा पहले उतर गईं। वहां से वह पैदल चलने लगीं, बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह। चौराहे पर वही नजारा था। एक हवलदार जिसका नाम हरिप्रसाद था अपनी तोंद फुलाए खड़ा था। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे जो हर आने जाने वाली गाड़ी को गिद्ध की नजरों से देख रहे थे। वीणा ने अपने थैले में रखे मोबाइल का एंगल ठीक किया और धीरे धीरे उनके करीब से गुजरने लगी। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक ऑटो वाले ने 10 का नोट दिया, कैसे एक मिनी ट्रक वाले से 50 वसूले गए। पैसे सीधे हवलदार की ऊपर की जेब में जा रहे थे। वीणा थोड़ा और आगे बढ़ी ताकि हवलदार का चेहरा साफ रिकॉर्ड हो सके। वह एक चाय की दुकान के पास खड़ी हो गईं और चाय का ऑर्डर दिया ताकि किसी को शक न हो। उनका मोबाइल अभी भी उस वसूली के लाइव शो को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन शायद उनकी चाल ढाल में कुछ ऐसा था जो एक आम औरत जैसा नहीं था। उनकी नजरें बहुत तेज थीं और वह बार बार अपने थैले को एडजस्ट कर रही थीं। हवलदार हरिप्रसाद की नजर उन पर पड़ गई। उसे शक हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, ए औरत, इधर आ। वीणा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। वो धीरे धीरे उसके पास गईं। उन्होंने डरी हुई आवाज में कहा, जी साहब। कांस्टेबल ने सख्ती से पूछा, क्या कर रही है यहां? कब से देख रहा हूं, घूम रही है। क्या है तेरे थैले में? वीणा ने कहा, कुछ नहीं साहब, सब्जी है, बाजार से आ रही हूं। हवलदार ने हुक्म दिया। थैला दिखा। ये वह पल था जिसका वीणा को डर था। अगर थैला चेक हुआ तो मोबाइल मिल जाएगा और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। साहब, इसमें बस सब्जी है, जाने दीजिए। उन्होंने थोड़ा गिड़गिड़ाने का नाटक किया, लेकिन उनकी इस बात से हवलदार का शक और बढ़ गया। बड़ी चालाक बन रही है, जरूर कोई चोरी का माल है। ला इधर। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर वीणा का हाथ पकड़ लिया और थैला छीनने की कोशिश की। वीणा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने जोर का धक्का दे दिया। वीणा लड़खड़ा गई और उनका थैला जमीन पर गिर गया। मोबाइल छिटक कर बाहर आ गया। मोबाइल वीडियो बना रही थी हमारी। दूसरे कांस्टेबल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और जमीन पर पटक कर उसे अपने जूते से कुचल दिया। बड़ी हिम्मत हो गई है तेरी। हवलदार ने गुस्से में वीणा का हाथ फिर से पकड़ लिया। तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसी छीना झपट्टी में वीणा के सिर से दुपट्टा खिसक गया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवलदार और दोनों कांस्टेबलों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर आईपीएस वीणा साहनी खड़ी थीं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनकी सारी जान निकाल ली हो। हाथ पैर कांपने लगे और पसीना छूट गया। हवलदार हरिप्रसाद के हाथ, जिसने कुछ सेकंड पहले वीणा का हाथ पकड़ा था, अब कांप रहे थे। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे बिजली का करंट लग गया हो। तीनों पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वह धमका रहे थे वह खुद उनकी सुपर बॉस हैं। वीणा ने जमीन पर पड़े टूटे हुए मोबाइल को देखा, फिर उन तीनों के डरे हुए चेहरों को। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी फौलादी चमक थी। आज का दिन तुम्हारी वर्दी का आखिरी दिन है, उन्होंने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, और इस वसूली के धंधे का भी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉकी टॉकी निकाला जिसे उन्होंने अपनी सलवार के अंदर छुपा रखा था। बटन दबाते ही कंट्रोल रूम की आवाज आई, अल्फा 3 कंट्रोल, विक्रम चौराहा पर तत्काल स्पेशल टीम भेजो। तत्काल। उनकी आवाज में इतना अधिकार था कि वॉकी टॉकी पर दूसरी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ एक जवाब आया, हाँ मैडम। अगले 7 मिनट में जो हुआ, विक्रम चौराहे ने वैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। नीली बत्ती वाली 3 पुलिस जीपें तेजी से आईं और चीखते हुए टायरों के साथ रुकीं। उनमें से काले कमांडो सूट में स्पेशल टीम के जवान उतरे, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार थे। उन्होंने आते ही पूरे चौराहे को घेर लिया।
टीम का लीडर इंस्पेक्टर रोहन दौड़कर वीणा के पास आया। इन तीनों को गिरफ्तार करो। वीणा ने उन कांपते हुए पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और चौराहे पर जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं उन सबको हिरासत में लो। कोई बचना नहीं चाहिए। रोहन ने एक पल की भी देरी नहीं की। स्पेशल टीम ने तुरंत एक्शन लिया। हरिप्रसाद और उसके साथी गिड़गिड़ाने लगे, मैडम गलती हो गई, माफ कर दो मैडम, बाल बच्चे वाले हैं। वीणा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। देखते ही देखते मौके पर मौजूद 12 पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया गया। उनके साथ 3 दलाल भी थे जो पुलिस के लिए वसूली का काम करते थे। सबके हाथ बांध दिए गए और उन्हें जमीन पर बैठा दिया गया। वीणा ने अपनी टीम को निर्देश दिया, सबकी जेब की तलाशी लो, एक एक हिसाब में आना चाहिए। आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज जब्त करो। और हां, उन्होंने अपने टूटे हुए मोबाइल की तरफ इशारा किया। इसका मेमोरी कार्ड शायद बच गया हो, इसे फॉरेंसिक लैब भेजो, यह सबसे बड़ा सबूत है। भीड़ जमा हो गई थी। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पहली बार वह देख रहे थे कि पुलिस खुद पुलिस को पकड़ रही है। उनके चेहरों पर डर की जगह हैरानी और एक दबी हुई खुशी थी। उस दिन विक्रम चौराहे पर सिर्फ 12 पुलिस वाले और 3 दलाल नहीं पकड़े गए थे, बल्कि उस डर और चुप्पी की दीवार में पहली दरार आई थी जो सालों से लक्ष्मणपुर के लोगों को खामोश रखे हुए थी। जैसे ही यह खबर शहर में फैली, पुलिस डिपार्टमेंट और राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया। यह सिर्फ कुछ कांस्टेबलों की गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस पूरे सिस्टम पर हमला था जो सालों से इस शहर को दीमक की तरह खा रहा था। उसी रात वीणा के ऑफिस का फोन बजा। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी मीठी लेकिन जहरीली आवाज थी। वह थे स्थानीय विधायक हरिशंकर यादव। वीणा जी नमस्कार, सुना है आज शहर में बड़ा एक्शन हुआ। यादव ने बनावटी अपनेपन से कहा। नमस्कार विधायक जी, एक्शन नहीं, बस कानून अपना काम कर रहा है, वीणा ने सपाट जवाब दिया। अरे आप तो जानती हैं, ये छोटे मोटे सिपाही हैं। गरीब लोग बाल बच्चों का पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आप जैसी बड़ी अफसर को यह सब शोभा नहीं देता। मेरी मानिए, मामले को ज्यादा मत फैलाइए, वरना आपकी सर्विस लाइन बहुत लंबी है, कहीं बीच में ही कट ना जाए। यह एक सीधी धमकी थी जिसे राजनीतिक भाषा में लपेटा गया था। वीणा एक पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, विधायक जी, मैं अपनी लाइन की चिंता नहीं करती, लेकिन जो लोग कानून की लाइन तोड़ रहे हैं उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और हां, यह मामला अब सिर्फ कुछ सिपाहियों का नहीं रहा। उन्होंने फोन काट दिया। वीणा जानती थीं कि यह तो बस शुरुआत है, अब ऊपर से दबाव आएगा। उनके सीनियर अफसर जो खुद इस वसूली के हिस्सेदार थे, उन्हें रोकने की हर कोशिश करेंगे। अगले दिन सुबह ही उन्हें एसएसपी ऑफिस से बुलावा आया। एसएसपी वर्मा एक पुराने और धूर्त अफसर थे जिनका नाम हमेशा से ही भ्रष्टाचार के मामलों में दबी जुबान में लिया जाता था। वीणा, यह तुमने क्या किया? बिना किसी सीनियर को बताए इतना बड़ा ऑपरेशन, तुम्हें पता है इससे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो रही है? एसएसपी वर्मा ने गुस्से से कहा, सर, डिपार्टमेंट की बदनामी तब होती है जब उसके लोग वर्दी पहनकर वसूली करते हैं। मैंने तो बस उस बदनामी को साफ करने की कोशिश की है। वीणा ने बिना डरे जवाब दिया, रिपोर्ट बनाओ और फाइल बंद करो, उन सिपाहियों को सस्पेंड कर दो, मामला खत्म। एसएसपी ने आदेश दिया, नहीं सर, यह मामला अब बंद नहीं होगा, यह अब खुलेगा। यह कहकर वीणा उनके ऑफिस से बाहर आ गई। अब लड़ाई सीधी हो चुकी थी। वीणा ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई जिसमें इंस्पेक्टर रोहन भी शामिल था। अब वह लोग हमें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे। वीणा ने कहा, हमारे पास जो भी सबूत हैं उन्हें जनता और मीडिया के सामने लाना होगा। अगर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई तो यह नेता और अफसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्लान तैयार था। अगले दिन वीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने मीडिया के सामने वह सारे सबूत पेश कर दिए। सीसीटीवी फुटेज जिसमें पुलिस वाले पैसे ले रहे थे, दलालों के कबूलनामे के वीडियो और गिरफ्तार पुलिस वालों की जेब से मिले सैकड़ों रुपयों का ब्यौरा। उन्होंने टूटे हुए मोबाइल की कहानी भी बताई और कहा, जब एक आईपीएस अफसर के साथ सड़क पर यह हो सकता है तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक धमाका की तरह थी। खबर टीवी चैनलों पर चलने लगी, अखबारों के पहले पन्ने पर छप गई। सोशल मीडिया पर हम वीणा के साथ हैं,
ट्रेंड करने लगा। आम लोग जो कल तक डर के मारे चुप थे, अब वीणा के समर्थन में बोलने लगे। लक्ष्मणपुर के लोगों को सालों बाद एक ऐसी आवाज मिली थी जिस पर वह भरोसा कर सकते थे। वीणा ने सिस्टम पर सीधा वार किया था और अब पूरा शहर उनके पीछे खड़ा था। जनता का समर्थन देखकर भ्रष्ट नेता और अफसर बौखला गए। जब दबाव और धमकियों से काम नहीं बना तो उन्होंने दूसरा और सबसे गंदा हथकंडा इस्तेमाल किया, कीचड़ उछालना। अगले कुछ दिनों में शहर के कुछ स्थानीय अखबारों और न्यूज पोर्टल्स पर वीणा के खिलाफ खबरें छपने लगीं। किसी ने लिखा कि वीणा ने अपनी पिछली पोस्टिंग में एक ठेकेदार से भारी रकम ली थी। किसी ने छापा कि वह खुद एक बड़े रैकेट का हिस्सा हैं और विक्रम चौराहे पर अपना वसूली सिस्टम बनाना चाहती हैं, इसीलिए पुराने लोगों को हटा रही हैं। तरह तरह की फर्जी खबरें फैलाई जाने लगीं ताकि उनकी ईमानदार छवि को तोड़ा जा सके। वीणा इन सब से परेशान तो हुई, लेकिन टूटी नहीं। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे कैमरे में देखकर बोलीं, जो लोग मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें खुला चैलेंज देती हूं। अगर आपके पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत है तो सामने लाइए। अगर मैं दोषी साबित हुई तो इसी वक्त इस्तीफा देकर चली जाऊंगी। लेकिन अगर यह आरोप झूठे निकले तो अफवाह फैलाने वालों को मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो वह जिंदगी भर याद रखेंगे। उनके इस खुले चैलेंज ने उनके दुश्मनों को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह औरत ना तो डरेगी ना रुकेगी। अब उसे रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, हिंसा। एक रात जब वीणा देर से काम खत्म करके अपनी सरकारी जीप से घर लौट रही थीं, उन्होंने महसूस किया कि 3 बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। शहर के बाहरी इलाके की एक सुनसान सड़क पर उन बाइक्स ने ओवरटेक करके जीप को रोकने की कोशिश की। वीणा के ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी सामने से एक सफेद एसयूवी ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। एसयूवी से 3 नकाबपोश लोग उतरे, जिनके हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड थी। वह जीप की तरफ बढ़ने लगे। वीणा ने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। गाड़ी पीछे लो, तेजी से, उन्होंने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा। ड्राइवर ने तुरंत जीप को रिवर्स में डाला और तेजी से घुमाकर वापस शहर की तरफ भगाया। बाइक सवारों ने कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन शहर की भीड़ में वह गायब हो गए। वीणा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा था। यह एक सीधी धमकी थी, एक जानलेवा हमला था। वह समझ गई थीं कि अब उनके दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले दिन उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जगह अपना इरादा और मजबूत कर लिया। वो उस सफेद एसयूवी के नंबर को ट्रेस करवाने में लग गईं। जब इंस्पेक्टर रोहन ने उनसे कहा, मैडम, आपको और सावधान रहना होगा, ये लोग खतरनाक हैं, तो वीणा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रोहन, अब तक वह शिकारी थे और मैं शिकार, पर अब खेल बदलेगा। अगला टारगेट वो नहीं, मैं हूं और मैं ही उनका शिकार करूंगी। उनकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने रोहन के अंदर भी एक नया जोश भर दिया। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक जंग बन चुकी थी। हमले की कोशिश के बाद वीणा समझ गई थी कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों या एक विधायक तक सीमित नहीं है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक मकड़ी का जाल जिसका केंद्र कहीं और है। उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बार सिर्फ उनकी टीम नहीं थी, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट के सबसे भरोसेमंद अफसरों को भी बुलाया गया। हमारे पास जो भी जानकारी है वह सिर्फ इस जाल का एक छोटा सा कोना है, वीणा ने मीटिंग में कहा। यह उस मकड़ी तक पहुंचना है जो इस पूरे जाल को चला रही है। विक्रम चौराहे की वसूली से जो पैसा आता है वह आखिर जाता कहां है? अगले 48 घंटे तक यह सभी टीमें एक साथ काम कर रही थीं। गिरफ्तार किए गए पुलिस वालों और दलालों से फिर से पूछताछ की गई, लेकिन इस बार तरीके अलग थे। कुछ को नौकरी बचाने का लालच दिया गया, कुछ को उनके परिवार का वास्ता। आखिरकार एक हवलदार टूट गया। उसने बताया कि वसूली का पैसा हर हफ्ते थानेदार शर्मा के पास जाता है और वहां से एक हिस्सा एसएसपी वर्मा तक पहुंचता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा विधायक हरिशंकर यादव के एक आदमी को दिया जाता है। यह एक बड़ी लीड थी। टीमों ने तुरंत एसएसपी वर्मा और विधायक यादव के बैंक खातों की जांच शुरू की, लेकिन वह लोग शातिर थे।
उनके खातों में कोई सीधा ट्रांजैक्शन नहीं था। तभी इंटेलिजेंस यूनिट के एक अफसर को एक आइडिया आया। सर, हम इनके बैंक खाते क्यों देख रहे हैं? हमें इनके परिवार, इनके रिश्तेदारों और इनके नौकरों के खाते देखने चाहिए। और यहीं से परतें खुलनी शुरू हुई। पता चला कि एसएसपी वर्मा के ड्राइवर के खाते में पिछले 18 महीनों में 30 लाख जमा हुए थे। विधायक यादव के दूर के एक रिश्तेदार, जो एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसके नाम पर 3 बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी गई थीं। पैसे का रास्ता साफ हो रहा था। वसूली का कैश हवाला के जरिए अलग अलग खातों में डाला जाता था और फिर उससे प्रॉपर्टी, सोना और बेनामी संपत्तियां खरीदी जाती थीं। सबूत हाथ में आते ही वीणा ने एक बड़े ऑपरेशन का प्लान बनाया। एक ही दिन, एक ही समय पर एसएसपी वर्मा, विधायक यादव और उनके सभी संदिग्ध रिश्तेदारों और गुंडों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में जो मिला वह हैरान करने वाला था। विधायक यादव के फार्म हाउस के तहखाने से बोरियों में भरे हुए लाखों रुपए कैश मिले। एसएसपी वर्मा के घर के लॉकर से सोने की ईंटें और आधा दर्जन प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब यादव के एक दलाल के लैपटॉप से एक डायरी मिली। उस डायरी में सिर्फ लक्ष्मणपुर का नहीं, बल्कि पूरे राज्य के अलग अलग जिलों से आने वाली वसूली की रकम का हिसाब था। यह नेटवर्क सिर्फ एक जिले का नहीं था, यह एक अंतरराज्य रैकेट था जिसे बड़े बड़े अधिकारी और नेता मिलकर चला रहे थे। लक्ष्मणपुर तो बस इस बर्फीले पहाड़ का एक छोटा सा सिरा था। वीणा ने जिस धागे को पकड़ा था वह एक ऐसे दैत्य से जोड़ा था जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। जब जंग जान पर आ गई, जैसे ही नेटवर्क का खुलासा हुआ और छापेमारी की खबर फैली, पूरे राज्य की राजनीति और पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अब वीणा के दुश्मन सिर्फ लक्ष्मणपुर में नहीं, बल्कि पूरे राज्य में थे, और वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। हमले और भी सीधे और जानलेवा हो गए। एक रात जब वीणा अपने ऑफिस में काम कर रही थीं, तो थाने के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई। गोलियां थाने की दीवारों पर लगीं। मकसद डराना था, यह बताना था कि वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगली रात उनके सरकारी घर के बाहर भी ऐसा ही हुआ। वीणा ने अपने परिवार को शहर से दूर एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया। वह अब 24 घंटे अपनी टीम के साथ थाने में ही रहने लगीं। लेकिन दुश्मनों ने सबसे कायराना हमला तब किया जब उन्होंने वीणा की टीम के सबसे अहम सदस्य इंस्पेक्टर रोहन को निशाना बनाया। रोहन अपनी एक जांच के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। लौटते समय कुछ गाड़ियों ने उसकी गाड़ी को घेर कर उसे अगवा कर लिया। खबर मिलते ही वीणा सन्न रह गईं। यह उनके लिए एक प्रोफेशनल झटके से ज्यादा एक पर्सनल हमला था। रोहन सिर्फ उनका सबॉर्डिनेट नहीं था, वह उनका सबसे भरोसेमंद साथी था जो इस लड़ाई में पहले दिन से उनके साथ था। वीणा के अंदर गुस्सा और अपराध बोध का एक तूफान उमड़ पड़ा। मेरी वजह से यह सब मेरी वजह से हुआ, वह खुद से कह रही थीं, लेकिन उनके पास दुखी होने का वक्त नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी कोर टीम को इकट्ठा किया। वह रोहन को मारकर हमें एक संदेश देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम डर जाएं, कि हम पीछे हट जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम रोहन को वापस लाएंगे जिंदा। क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस की मदद से रोहन के मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई। पता चला कि उसे शहर के बाहर एक पुरानी बंद पड़ी मिल में रखा गया है। वीणा ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने का फैसला किया। यह एक बेहद खतरनाक मिशन था। उन्हें पता था कि वहां दर्जनों हथियार बंद बदमाश होंगे। रात के अंधेरे में वीणा और उनकी टीम ने उस मिल को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने चालाकी से काम लिया। पहले मिल की बिजली काट दी गई, जिससे अंदर भगदड़ मच गई। फिर स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके धुएं का पर्दा बनाया गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वीणा और उनकी टीम अंदर घुस गई। अंदर गोलीबारी हुई, लेकिन वीणा की टीम ज्यादा प्रशिक्षित और तैयार थी। उन्होंने एक एक करके बदमाशों को ढेर कर दिया। एक अंधेरे कमरे में रोहन एक कुर्सी से बंधा हुआ मिला। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन वह जिंदा था। रोहन को छुड़ाने के बाद वीणा ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व के आंसू थे। इस घटना ने वीणा को तोड़कर और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था।
उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उन्होंने मन ही मन कसम खाई, अब कोई रहम नहीं होगा, अब कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। इस खेल को मैंने शुरू नहीं किया था, लेकिन इसे खत्म मैं ही करूंगी। रोहन के अपहरण और बचाव ने इस जंग को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया था। वीणा को पता चल गया था कि इस नेटवर्क का सरगना, जो अब तक पर्दे के पीछे था, अब खुलेआम खेल रहा है, और वह कोई और नहीं बल्कि विधायक हरिशंकर यादव ही था। छापेमारी में मिले सबूत और अब यह हमला, सब कुछ उसी की तरफ इशारा कर रहा था। वीणा ने अपनी सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई की तैयारी शुरू की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन धर्म। प्लान यह था कि एक ही रात में, एक ही समय पर यादव से जुड़े 4 मुख्य ठिकानों पर एक साथ रेड की जाएगी। इन ठिकानों में उसके हथियार रखने का गोदाम, ड्रग्स छिपाने की जगह और हवाला का ऑफिस शामिल था। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम ठिकाना था शहर के बाहर बना यादव का आलीशान फार्म हाउस। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक यादव ही खुद वहीं छुपा हुआ था, और उसने उस फार्म हाउस को एक किले में तब्दील कर दिया था, जिसके चारों तरफ प्राइवेट गार्ड्स का पहरा था। वीणा ने तय किया कि वह खुद फार्म हाउस वाली टीम को लीड करेंगी। आधी रात का वक्त था, चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। वीणा और उनकी स्पेशल कमांडो टीम ने फार्म हाउस को चुपचाप घेर लिया। सभी टीमें अपनी पोजीशन पर हैं। वीणा ने अपने वॉकी टॉकी पर धीरे से पूछा, यस मैडम। 4 अलग अलग जगहों से एक साथ जवाब आया। गो वीणा का आदेश मिलते ही पूरे शहर में एक साथ ऑपरेशन धर्म शुरू हो गया। फार्म हाउस पर वीणा की टीम ने जैसे ही गेट की तरफ बढ़ना शुरू किया, अंदर बैठे गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। रात का सन्नाटा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस और गार्ड्स के बीच एक भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। वीणा ने कवर लिया और अपनी टीम को निर्देश दिए, टीम अल्फा बाईं तरफ से घेरो, टीम ब्रावो मेरे साथ रहो, हमें मेन बिल्डिंग तक पहुंचना है। गोलियों की बौछार के बीच वीणा और उनकी टीम दीवार फांदकर अंदर घुस गई। फार्म हाउस के अंदर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा था। चारों तरफ गोलीबारी और चीख पुकार। वीणा किसी शेरनी की तरह लड़ रही थीं। उन्होंने खुद एक गार्ड को ढेर किया और अपनी टीम के साथ मेन बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा अंदर से बंद था। वीणा ने चिल्लाकर कहा, दरवाजा तोड़ दो। कमांडो ने एक छोटे से धमाके से दरवाजे को उड़ा दिया। अंदर का हॉल खाली था। यादव वहां नहीं था। वो ऊपर है या फिर बेसमेंट में। रोहन ने कहा। वीणा और उनकी टीम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागी। ऊपर एक कमरे में हरिशंकर यादव अपने कुछ गुंडों के साथ छिपा हुआ था। उसने वीणा को देखते ही उन पर गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। इससे पहले कि वह दोबारा फायर कर पाता, रोहन ने उसके हाथ पर गोली मारकर उसकी पिस्तौल गिरा दी। कुछ ही पलों में यादव और उसके सारे गुंडे जमीन पर थे और उनके हाथों में हथकड़ियां थीं। यादव, जो कुछ देर पहले तक राज्य का सबसे ताकतवर आदमी था, अब हथकड़ियों में सिर झुकाए खड़ा था। वीणा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, खेल खत्म विधायक जी। उसी समय बाकी जगहों से भी कामयाबी की खबरें आने लगीं। भारी मात्रा में हथियार, ड्रग्स और कैश बरामद हुआ था। जब सुबह यादव और उसके पूरे नेटवर्क की गिरफ्तारी की खबर शहर में फैली तो जैसे एक त्योहार का माहौल बन गया। लोग सड़कों पर निकल आए, ढोल बजाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। सोशल मीडिया पर वीणा के नाम की बाढ़ आ गई। लक्ष्मणपुर के लोगों ने पहली बार सच में न्याय को जीतते हुए देखा था। गिरफ्तारी के बाद असली लड़ाई कोर्ट रूम में शुरू हुई। हरिशंकर यादव और उसके साथियों ने देश के सबसे महंगे और चालाक वकीलों को खड़ा कर दिया। उनकी रणनीति साफ थी, सबूतों को झूठा साबित करना, गवाहों को डराना, धमकाना और केस को जितना हो सके लंबा खींचना। वकीलों ने कोर्ट में हर तरह की चाल चली। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है, गवाहों को पुलिस ने डराकर बयान दिलवाए हैं और छापेमारी में मिला कैश और सामान वीणा ने खुद रखवाया है। उन्होंने वीणा के चरित्र पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की, लेकिन वीणा और उनकी टीम ने पूरी तैयारी कर रखी थी। हर सबूत को फॉरेंसिक जांच से पुख्ता किया गया था। हर गवाह को पुलिस सुरक्षा दी गई थी। वीणा ने कोर्ट में पेश होने से पहले सैकड़ों पन्नों की चार्जशीट को शब्द बाय शब्द पढ़ा था। जब वीणा गवाही देने के लिए कटघरे में खड़ी हुई
तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। यादव के वकील ने उनसे घंटों तक उल्टे सीधे सवाल पूछे, उन्हें उकसाने की कोशिश की, उन्हें थकाने की कोशिश की। वकील ने पूछा, मिस साहनी, क्या यह सच नहीं है कि आप विधायक जी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखती हैं? वीणा ने शांति से जवाब दिया, मेरी दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं, अपराध से है। आपके पास क्या सबूत है कि यह पैसा वसूली का ही है? मेरे पास सिर्फ सबूत नहीं, मेरे पास उन सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों और ऑटो वालों की खामोश चीखें हैं जिन्हें सालों तक लूटा गया। मेरे पास उन ईमानदार पुलिस वालों की बेबसी है जो इस सिस्टम के आगे चुप थे। और मेरे पास वह टूटे हुए मोबाइल का मेमोरी कार्ड है जिसमें आपके क्लाइंट के गुंडे एक आईपीएस ऑफिसर से भी वसूली करने से नहीं डर रहे थे। वीणा की हर बात में सच्चाई और आत्मविश्वास था। उन्होंने एक एक करके डिफेंस की हर दलील को काट दिया। महीनों तक केस चला, लेकिन अंत में सच झूठ पर भारी पड़ा। जज ने जब अपना फैसला सुनाना शुरू किया तो कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हरिशंकर यादव, एसआईएसपी वर्मा और उनके सभी 18 साथी एक संगठित अपराध नेटवर्क चलाने, भ्रष्टाचार, हत्या के प्रयास और कई अन्य संगीन मामलों में दोषी पाए जाते हैं। जज ने एक पल का विराम लिया और फिर कहा, अदालत इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही यादव और उसके साथी सन्न रह गए। वहीं कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग चिल्लाने लगे, न्याय हुआ, न्याय हुआ, वीणा साहनी जिंदाबाद। उस दिन लक्ष्मणपुर के लोगों का कानून पर खोया हुआ विश्वास वापस लौट आया था। उन्होंने देख लिया था कि अगर एक इंसान भी ईमानदारी और हिम्मत से खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े अन्याय के साम्राज्य को मिटाया जा सकता है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए वीणा को सैकड़ों लोगों की भीड़ ने घेर लिया। लोग उन पर फूल बरसा रहे थे, मालाएं पहना रहे थे। कुछ बूढ़ी औरतें उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थीं। छोटे छोटे बच्चे आकर उनके हाथ चूम रहे थे। वीणा का मन थक चुका था, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनके दिल में एक गहरा सुकून था। यह वह सुकून था जो एक लंबी और कठिन लड़ाई जीतने के बाद मिलता है। उनकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मैडम, अब जब सबसे बड़ा अपराधी पकड़ा गया है तो क्या आपकी लड़ाई खत्म हो गई? वीणा ने भीड़ को देखते हुए माइक पर कहा, नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है। मेरी लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस देश का आखिरी अपराधी भी जेल में नहीं पहुंच जाता और हर आम इंसान बिना डरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। उनकी इस बात पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उस रात अपने घर की खिड़की पर खड़ी वीणा आसमान को देख रही थीं। पूरा शहर जश्न में डूबा था, लेकिन उनके मन में एक शांति थी। आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था, जैसे वह भी सच और इंसाफ की इस जीत का गवाह बन रहा हो। वीणा साहनी ने लक्ष्मणपुर को सिर्फ अपराधियों से मुक्त नहीं कराया था, उन्होंने लोगों के दिलों में उम्मीद का एक ऐसा दिया जला दिया था जिसकी रोशनी आने वाली कई पीढ़ियों को रास्ता दिखाएगी। वीणा साहनी की जीत ने लक्ष्मणपुर को तो बदल दिया था, लेकिन राज्य की राजधानी में बैठे बड़े नेता और अफसरों के कानों में यह खबर बिजली की तरह कौंध गई थी। उन्हें डर था कि अगर वीणा का यह सिलसिला चलता रहा तो उनका पूरा साम्राज्य डूब जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में वीणा को प्रमोशन मिला और उन्हें राज्य स्तर पर एंटी करप्शन टास्क फोर्स का हेड बना दिया गया। यह प्रमोशन खुशी की बात थी, लेकिन वीणा जानती थीं कि यह एक जाल था। ऊपर के बड़े साहब उन्हें राजधानी भेजकर नजरों से दूर करना चाहते थे ताकि स्थानीय स्तर पर फिर वही पुराना खेल शुरू हो सके। लेकिन वीणा ने हार नहीं मानी। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने अपनी नई टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर रोहन को भी शामिल किया। उनकी पहली मीटिंग में वीणा ने साफ कहा, अब हमारा टारगेट सिर्फ लक्ष्मणपुर नहीं बल्कि पूरे राज्य का वह बड़ा नेटवर्क है जो डायरी में लिखा था। हमें उन जिलों तक पहुंचना है जहां वसूली का पैसा जा रहा था। रोहन ने कहा, मैडम, लेकिन ऊपर से दबाव बहुत होगा। वीणा मुस्कुराई और बोली, दबाव तो होगा ही, लेकिन अब हमारे पास जनता का समर्थन है और जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है। अगले महीने वीणा की टीम ने 3 और जिलों में छापेमारी शुरू की।
पहला जिला था मधुबन, जहां रेलवे स्टेशन पर वसूली का बड़ा खेल चल रहा था। वहां ट्रेनों से आने वाले माल पर हर कंटेनर से 200 रुपए वसूले जाते थे। वीणा ने वही पुरानी चाल चली, खुद सादी वेशभूषा में स्टेशन पर घूमी और सबूत इकट्ठा की। एक रात स्पेशल टीम ने 25 पुलिस वालों और 5 दलालों को पकड़ लिया। वहां से मिले कागजात ने अगले जिले की ओर इशारा किया। दूसरा जिला था कालिंदी, जहां बॉर्डर पर ट्रक चेक पोस्ट पर रात के अंधेरे में लाखों का खेल चलता था। वीणा ने इंटेलिजेंस की मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया। उन्होंने एक फर्जी ट्रक ड्राइवर को भेजा जो कैमरा लगाए हुए था। रात के 2 बजे जब चेक पोस्ट पर वसूली हो रही थी, तभी वीणा की टीम ने हमला बोल दिया। 18 पुलिसकर्मी और चेक पोस्ट इंचार्ज सब गिरफ्त में आ गए। तीसरा जिला था सूरजपुर, जहां बड़े नेता के बेटे का कंट्रोल था। वहां हाईवे पर टोल प्लाजा के नाम पर डबल वसूली होती थी। वीणा ने यहां सबसे जोखिम भरा कदम उठाया। उन्होंने स्थानीय लोगों को शामिल किया। 50 ट्रक ड्राइवरों ने गुप्त रूप से बयान दिए और सबूत दिए। एक बड़े ऑपरेशन में टोल प्लाजा पर 30 लोगों को पकड़ा गया और 40 लाख कैश जब्त हुआ। इन तीनों ऑपरेशनों ने पूरे राज्य में टहलका मचा दिया। मीडिया ने वीणा को हीरो बना दिया। लोग सड़कों पर उनके नाम के नारे लगाने लगे, लेकिन ऊपर के नेता बौखला गए। राज्य के गृह मंत्री स्वयं वीणा को बुलावा भेजा। मीटिंग में मंत्री ने मीठी बातों में धमकी दी। वीणा जी, आपका काम सराहनीय है, लेकिन अब रुक जाइए। कुछ लोग ऊपर तक हैं। अगर आपने जारी रखा तो आपकी करियर खतरे में पड़ जाएगी। वीणा ने सीधे जवाब दिया, सर, मेरा करियर कानून की सेवा के लिए है ना कि भ्रष्टाचार की। अगर मुझे हटाना है तो हटा दीजिए, लेकिन यह लड़ाई रुकेगी नहीं। मंत्री का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ कह ना सका। मीटिंग के बाद वीणा को तुरंत सस्पेंड करने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। हजारों लोग राजधानी के सचिवालय के बाहर धरना देने लगे। सोशल मीडिया पर वीणा सेव मोमेंट ट्रेंड करने लगा। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। वीणा की सस्पेंशन रद्द हुई और उन्हें और ताकत दी गई। अब वीणा ने राज्य के सबसे बड़े शहर राजनगर पर निशाना साधा। राजनगर में मेयर और बड़े बिल्डर मिलकर अवैध निर्माण और जमीन हड़पने का खेल चला रहे थे। हर बिल्डिंग प्लान के लिए 5 लाख की रिश्वत। वीणा ने 1 साल के रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 200 से ज्यादा अवैध बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी थीं। उन्होंने मेयर के ऑफिस पर रेड मारी। वहां से 2 करोड़ कैश और जमीन के फर्जी कागजात मिले। मेयर और 15 अफसर गिरफ्तार हुए। इस छापेमारी ने पूरे नेटवर्क का केंद्र खोल दिया। पता चला कि यह सब राज्य के 2 बड़े नेताओं तक जुड़ा था। वीणा ने अब सीधे उन नेताओं के खिलाफ केस तैयार किया, लेकिन दुश्मन अब और खतरनाक हो चुके थे। एक रात वीणा के घर पर बम फेंका गया। धमाका हुआ, लेकिन वीणा बच गई। रोहन घायल हो गया। अस्पताल में रोहन ने कहा, मैडम, अब रुकिए। वीणा ने कहा, रोहन, ये जख्म हमें और मजबूत बनाएंगे। अगले दिन वीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बम हमले का वीडियो दिखाया। उन्होंने कहा, यह डराने की आखिरी कोशिश है, लेकिन हम नहीं डरेंगे। जनता फिर सड़कों पर उतरी। लाखों लोग जुलूस निकाले। सरकार डर गई। वीणा को पूर्ण अधिकार दे दिए गए। अंत में वीणा ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। एक रात में 2 नेताओं के 10 ठिकानों पर रेड। वहां से 50 करोड़ कैश, 100 किलो सोना और हथियार बरामद हुए। दोनों नेता गिरफ्तार। कोर्ट में ट्रायल चला। वीणा ने खुद गवाही दी। सबूत इतने पुख्ता थे कि जज ने 20 साल की सजा सुनाई। राज्य में भ्रष्टाचार का जाल टूट गया। वीणा को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। लोग उन्हें मां सरस्वती कहने लगे, लेकिन वीणा ने कहा, यह मेरी जीत नहीं, जनता की जीत है। आज लक्ष्मणपुर से राजनगर तक हर चौराहा साफ है। ट्रक ड्राइवर मुस्कुराते हैं। बच्चे बिना डर के खेलते हैं। वीणा की कहानी हर पुलिस स्टेशन में पढ़ाई जाती है। वह अब रिटायर्ड हैं, लेकिन उनकी बेटी IPS बन गई है। मां की तरह ही वह नई पीढ़ी को इंसाफ सिखा रही है। यह थी वीणा साहनी की पूरी जंग। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और हिम्मत से भरा एक इंसान सारे सड़े हुए सिस्टम को बदल सकता है, क्योंकि जनता की ताकत और सच की रोशनी किसी भी अंधेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवारों के साथ खुश रहिए। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।